नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सनाज़ नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे साम्यवाद का सिद्धांत। ये वीडियो साम्यवाद के सिद्धांत का पार्ट बी है। पार्ट ए पहले ही आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट ए के अंदर हमने बताया था कि साम्यवाद के दो प्रमुख तत्व हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद पार्ट ए की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवार का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद पढ़ने से पहले शॉर्ट रूप में बता देती हूँ कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद प्लेटो द्वारा संरक्षक वर्ग पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध है, निषेध है, कुछ नियम है जो सिर्फ संरक्षक वर्ग पे लगाए गए हैं। संरक्षक वर्ग का मतलब है सैनिक और शासक वर्ग से मिलकर जो बना है वो संरक्षक वर्ग है। यानी संरक्षक वर्ग के अंदर सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों ही सम्मिलित है। आपको पता होगा कि प्लेटो ने 3 वर्ग बनाए थे, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इन दोनों में से सैनिक वर्ग और शासक वर्ग से मिलकर जो है वो संरक्षक वर्ग बनता है। संरक्षक वर्ग में सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों ही सम्मिलित हैं। शुरू करते हैं परिवार का साम्यवाद। सबसे पहले जान लेते हैं कि परिवार के साम्यवाद में हमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। सबसे पहले परिवार के साम्यवाद के उपनाम जानेंगे कि अन्य और किस किस नाम से परिवार के साम्यवाद को जानते हैं। उसके बाद में उसका एक साधारण सा परिचय ज्ञात करेंगे। उसके बाद में प्लेटो द्वारा परिवार के साम्यवाद के पक्ष में प्रस्तुत युक्तियाँ या तर्क जो है वो हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद को सही ठहराने के लिए क्या क्या तर्क दिए हैं, क्या क्या युक्तियाँ दी हैं। उसके बाद प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद को अन्य क्या रूप दिया है वो हम पढ़ेंगे। उसकी रूपरेखा पढ़ेंगे कि प्लेटो ने राज्य परिवार की क्या रूपरेखा करी है सिद्धांत के अंतर्गत और पत्नियों के साम्यवाद की क्या व्यवस्था करी है साम्यवाद के अंतर्गत। ये दोनों ही चीज़ें एक ही पॉइंट के अंदर हम व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे। यही परिवार के साम्यवाद की व्याख्या भी होगी। अंत में हम परिवार के साम्यवाद का मूल्यांकन यानी कि आलोचना पढ़ेंगे। इसी के साथ में सिद्धांत खत्म होगा। तो शुरुआत करते हैं परिवार के साम्यवाद के उपनाम के साथ में। परिवार के साम्यवाद को स्त्रियों का साम्यवाद, स्त्रियों संबंधी साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद, नारियों का साम्यवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद का परिचय। प्लेटो का विचार है कि संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना आवश्यक है। यानी प्लेटो क्या मानता है कि संरक्षक वर्ग, जिसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों ही आते हैं, वह अपने कर्तव्य का पालन तभी कर सकते हैं जब उन्हें संपत्ति का मोह ना हो और परिवार का मोह ना हो। इसीलिए संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति के मोह के साथ साथ स्त्रियों के मोह को त्याग किया जाना भी अत्यंत आवश्यक प्लेटो ने माना है। आगे पढ़ लिखा है प्लेटो ने, प्लेटो की मान्यता है कि परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति उपार्जन के लिए बाध्य करती है। यदि संरक्षक वर्ग का ध्यान संपत्ति संचय वृत्ति से हटाना है तो ये आवश्यक है कि इस संचय वृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली परिवार संस्था का उन्मूलन कर दिया जाए। यानी प्लेटो कहता है परिवार और जो व्यक्तिगत संपत्ति है वह दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार ही वो संस्था है जिसके लिए व्यक्ति जो है संपत्ति कमाता है। परिवार के लिए ही व्यक्ति धन प्राप्त करता है, उसका संचय करता है यानी उसको इकट्ठा करता है। और यदि परिवार ही नहीं होगा तो वह संपत्ति इकट्ठा नहीं करेगा। इसीलिए परिवार का खत्म किया जाना ही संरक्षक वर्ग के लिए उचित है। प्लेटो का मानना है कि परिवार के लिए ही वो पैसे को जोड़ता है, इकट्ठा करता है और उसके इसी धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को हटाने के लिए, पर संपत्ति के प्रति मोह हटाने के लिए परिवार जैसी संस्था को हटाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार का उन्मूलन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब तर्क प्लेटो के हैं। अगला पॉइंट है प्लेटो द्वारा परिवार के साम्यवाद के पक्ष में प्रस्तुत युक्तियाँ। यानी प्लेटो ने साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया है, परिवार के साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया है, उसके पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं कि इन आधार पर उसने अपने विचार को सही ठहराया है कि परिवार को खत्म कर देना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है
संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना, यानी प्लेटो चाहता है कि जो संरक्षक वर्ग है उसको जो है परिवार के मोह से मुक्त कर देना चाहिए, इसलिए मेरा ये जो परिवार का साम्यवाद है वो सही है। प्लेटो ने लिखा है, प्लेटो का मानना था कि पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता जैसी सजगता संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। यानी प्लेटो कहता है कि परिवार की चिंताओं में फंसकर, परिवार के मोह में फंसकर व्यक्ति जो है अपने सार्वजनिक यानी सभी के लिए, समाज के लिए जो कर्तव्य है उनका संपादन यानी कि उनको उस प्रकार से नहीं कर सकता, वैसी सजगता के साथ नहीं कर सकता जैसी सजगता के साथ उसे करना चाहिए। और इसीलिए जब परिवार नहीं होगा तो व्यक्ति जो है पारिवारिक मोह और चिंताओं से दूर रहेगा और इस कारण वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन जो है बहुत अच्छे से कर सकेगा। इसलिए संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए। प्लेटो ने दूसरा तर्क दिया है, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु। यानी प्लेटो मानता है कि राज्य में अगर एकता स्थापित करनी है तो परिवार का अंत जरूरी है। कैसे है वो अब पढ़ते हैं। परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो संरक्षक वर्ग के हित में पारिवारिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत करना चाहता है। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। यानी प्लेटो क्या मानता है कि परिवार के अंतर्गत जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उसमें तेरे मेरे की भावना होती है, यानी कि उनके अंदर ये भावना होती है कि परिवार में एक सदस्य के पास में या इस परिवार के अंतर्गत इसके पास धन ज़्यादा है, मेरे पास धन कम है, तेरे मेरे की भावना रहती है, ईर्ष्या रहती है, एक दूसरे के प्रति जो है सत्ता लोलुपता की भावना रहती है कि यानी परिवार के अंतर्गत तेरे मेरे की भावना होती है, यानी उसके अंदर सदैव ईर्ष्या का भाव विद्यमान रहता है। एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य से सदैव ईर्ष्या करता है, वह हमेशा सत्ता और संपत्ति के लिए अपने परिवार के सदस्य के साथ ईर्ष्या रखता है और इसीलिए पारस्परिक उनके अंदर क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। इस कारण प्लेटो चाहता है कि समस्त जो संरक्षक वर्ग की स्त्री और पुरुष है, यानी जितने भी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के स्त्री और पुरुष है, वो एक ही परिवार के रूप में रहे ताकि राज्य में एकता स्थापित हो सके। यानी कि वो सामान्य परिवार व्यवस्था को खत्म करना चाहता है और एक विशेष परिवार व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें समस्त संरक्षक वर्ग के स्त्री और पुरुष एक ही परिवार हो, ताकि इससे राज्य में एकता स्थापित हो सके। तीसरा पॉइंट है महिलाओं की मुक्ति तथा समानाधिकार। प्लेटो का जो जन्म है वो 428 ईसा पूर्व हुआ था। इतने साल पहले महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे और साथ ही साथ उन्हें बंधन में रखा जाता था। प्लेटो चाहता था कि महिलाओं को मुक्त किया जाए और उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाएं। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। इस समय राज्य की सेवा के लिए बच्चों को उत्पन्न करने में विवाह एक संस्था और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो के समय जो है एथेंस में ऐसा जीवन था जिसमें सार्वजनिक जो जीवन था उसके अंदर पुरुषों का ही स्थान था, स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था। सब कुछ जो काम है, जो सार्वजनिक कार्य है, वो पुरुषों तक ही सीमित थे, इसमें स्त्रियों की कोई भागीदारी नहीं थी। उस समय जो है राज्य की सेवा के लिए बच्चों को उत्पन्न करना जो है विवाह का एक सिर्फ साधन रह गया था। यानी विवाह को बच्चे पैदा करने का एक साधन माना जाता था और पत्नी यानी स्त्री को जो है सिर्फ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, एक उपकरण के रूप में माना जाता था। पर प्लेटो चाहता था कि इन सब कार्यों से महिलाओं को मुक्ति दी जाए और उन्हें पुरुषों के समान ही सार्वजनिक कार्य में अधिकार दिए जाएं, उन्हें समानाधिकार दिए जाएं ताकि वह भी राज्य के हित में कार्य कर सके। चौथा पॉइंट है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति अर्थात कि श्रेष्ठ यानी कि जो उत्तम गुण वाली हो, संतति यानी कि संतान की प्राप्ति। प्लेटो ने परिवार संबंधी साम्यवाद की व्यवस्था की है। इसका एक प्रमुख कारण यही रहा है कि वह राज्य के लिए एक श्रेष्ठ संतति चाहता था, यानी कि एक श्रेष्ठ संतान चाहता था। इसी के लिए उसने परिवार संबंधी साम्यवाद की व्यवस्था करी है। प्लेटो के अनुसार स्त्री पुरुषों का
संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं, वरन राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। प्लेटो चाहता था कि इस संबंध में राज्य को उसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस पर कि एक पशुपालक करता है, अर्थात एक श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं और एक श्रेष्ठ मादा को उतने नरों के साथ जोड़ देना चाहिए जितने कि वह सुगमतापूर्वक संभाल सके। प्लेटो चाहता था कि इस पद्धति से राज्य को एक श्रेष्ठ नस्ल की संतति प्राप्त हो। प्लेटो जो है राज्य को एक अच्छी संतान देने के लिए, एक श्रेष्ठ संतान देने के लिए ये चाहता था कि राज्य जो है परिवार के स्थान पर उसी व्यवस्था का अमल करे जिस व्यवस्था का अमल जो है एक पशुपालक करता है और पशुओं के साथ में। यानी पशुपालक जिस प्रकार अनेक मादा पशु के साथ में एक श्रेष्ठ नर को छोड़ देता है और अनेक नर पशुओं के साथ में एक श्रेष्ठ मादा पशु को छोड़ देता है, उसी प्रकार से इंसानों के साथ भी इसी प्रकार किया जाना चाहिए ताकि राज्य को एक श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सके। ये चारों तर्क प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद को सही ठहराने के लिए प्रस्तुत किए हैं और यही चारों बिंदु जो है प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद का आधार भी हैं। अगला चरण है पत्नियों का साम्यवाद या राज्य परिवार की रूपरेखा। इसमें प्लेटो ने बताने की कोशिश की है कि इसे परिवार के साथ साथ पत्नियों का साम्यवाद क्यों कहा जाता है, साथ ही उसने राज्य परिवार की क्या रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह सब कुछ हम इसी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। महिलाओं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त कर उन्हें शासक वर्ग में स्थान देने मात्र को ही प्लेटो पर्याप्त नहीं समझता। प्लेटो ने इस राज्य परिवार की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यानी प्लेटो जो है महिलाओं को मुक्त करना चाहता था, उन्हें समान अधिकार देना चाहता था। इसी के साथ साथ प्लेटो ये भी चाहता था कि महिलाएं शासक वर्ग का रूप लें, शासक वर्ग में सम्मिलित हों। वो चाहता है कि महिलाएं भी शासक वर्ग का हिस्सा बने, उन्हें भी शासन करने का अधिकार मिले। इसी कारण उसने जो है राज्य परिवार की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। प्लेटो की योजना थी कि शासक वर्ग के स्त्री पुरुषों के वैवाहिक संबंध सामूहिक आधार पर हो तथा शासक वर्ग के अच्छे से अच्छे स्त्री पुरुषों को उचित समय में परस्पर मिलने दिया जाए जिससे कि वह सर्वश्रेष्ठ संतान राज्य को दे सके। यानी कि प्लेटो विवाह संबंध है जो परिवार व्यवस्था है उसका अंत करके पशुपालक द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वही व्यवस्था राज्य के स्त्री पुरुषों के लिए करना चाहता था। प्लेटो ने स्त्री व पुरुषों के लिए प्रजनन का समय भी बताया है। प्लेटो के अनुसार स्त्रियों के लिए प्रजनन का श्रेष्ठ समय 20 से 40 वर्ष तक की आयु का माना गया है और प्लेटो ने पुरुषों के लिए 25 से 55 वर्ष तक का काल निश्चित किया है। यानी प्लेटो ने स्त्री और पुरुष के प्रजनन काल का समय भी बताया है। स्त्रियों के लिए समय 20 से 40 वर्ष का बताया है और पुरुषों के लिए 25 से लेकर 55 वर्ष तक का बताया है। प्लेटो के अनुसार नवजात शिशु का पालन पोषण राज्य द्वारा किया जाए ताकि राज्य परिवार में माता पिता को अपनी संतान का तथा संतान को अपने माता पिता का कोई आभास न रहे, जिससे माता पिता तथा बच्चों में उन प्रवृत्तियों का अभाव होगा जो तुच्छ पारिवारिक प्रेम तथा स्नेह को जन्म देते हैं। यानी प्लेटो मानता था कि नवजात जो शिशु होता है, जो संतति होती है, जो संतान होता है, उसका पालन पोषण जो है राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि प्लेटो ने परिवार नामक जो संस्था है उसका तो अंत बताया है, तो पालन पोषण कौन करेगा? राज्य द्वारा किया जाएगा। और परिवार व्यवस्था के अंत के कारण माता पिता को यही नहीं पता होगा कि उनकी संतान कौन है और संतान को भी ये नहीं पता होगा कि उनके माता पिता कौन है। ऐसी व्यवस्था प्लेटो ने इसलिए की है ताकि माता पिता और बच्चों में जो है पारिवारिक प्रेम उत्पन्न न हो, स्नेह उत्पन्न न हो। इस योजना द्वारा वह संरक्षक वर्ग में ऐसी एकता स्थापित करना चाहता है जो कि समस्त राज्य में सुख शांति की स्थापना का आधार है। प्लेटो ने बताया है कि ये जो परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था जो उसने करी है वह संरक्षक वर्ग में एकता की स्थापना करेगा और जो राज्य में सुख और शांति की स्थापना करेगा और सुख और शांति जो है इस व्यवस्था से उत्पन्न होगी। प्लेटो के साम्यवाद का मूल्यांकन या आलोचना। पहली आलोचना है अनावश्यक। संरक्षक वर्ग में एकता व आदर्श राज्य की स्थापना के जिस उद्देश्य की प्राप्ति प्लेटो साम्यवाद द्वारा करना चाहता है उसकी प्राप्ति समुचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा हो सकती है। यानी प्लेटो ने एकता स्थापित करने के लिए साम्यवाद की व्यवस्था करी है, यानी परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था जो है उसने एकता स्थापित करने के लिए करी है। वही एकता जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भी की जा सकती है, यानी कि ये सिद्धांत कोई जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट है अनैतिक व अव्यवहारिक। स्त्री पुरुषों के संबंध को
जानवरों के संबंध के साथ मिलाना अनैतिक और अव्यावहारिक है। ये इसकी दूसरी आलोचना है, यानी ये सिद्धांत जो है अनैतिक है और अव्यवहारिक है। व्यवहार में कभी भी इसे अपनाया नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है नैतिक गुणों का ह्रास। इस व्यवस्था में सभी नैतिक गुणों का ह्रास होगा। सार्वजनिक शिशु गृहों में पले हुए बच्चों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति, सेवा का अभाव होगा। वह परिवार के उस स्वरूप को न देख सकते हैं जहाँ प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, कर्तव्य परायणता, आज्ञा पालन आदि की भावनाओं का विकास होता है। इसकी एक आलोचना ये भी की गई है कि जो बच्चा सार्वजनिक शिशु गृहों में पलेगा, बड़ा होगा, परवरिश उसकी सार्वजनिक शिशु गृहों में होगी, उसके अंदर प्रेम, सहानुभूति, संयोग, त्याग, बलिदान, कर्तव्य परायण, आज्ञा पालन आदि किसी प्रकार के गुण नहीं होंगे, किसी प्रकार की भावनाएं नहीं होंगी। चौथी आलोचना है अत्यधिक एकीकरण राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। ये कथन जो है, ये आलोचना जो है प्लेटो के प्रिय शिष्य अरस्तु द्वारा की गई है। तो अरस्तु ने लिखा है, राज्य अंत में उस सीमा तक एकता प्राप्त कर लेगा कि वह राज्य ही नहीं रहेगा। अरस्तु ने, जो कि प्लेटो का प्रिय शिष्य था, उसने प्लेटो के इस सिद्धांत पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि इस व्यवस्था को यदि अपना लिया गया तो राज्य अंत में उस सीमा तक एकता प्राप्त कर लेगा कि वह राज्य ही नहीं रहेगा। यानी वो कहता है कि राज्य में इस प्रकार एकता हो जाएगी कि वह राज्य ही नहीं बचेगा। पांचवा पॉइंट है स्त्री व पुरुष की कार्य कुशलता समान नहीं। अरस्तु के अनुसार, यानी कि अरस्तु कहता है कि स्त्रियां सैनिक या अन्य कठोर कार्यों को उसी कुशलता और निपुणता के साथ नहीं कर सकती जिस प्रकार की पुरुष कर सकते हैं। यानी अरस्तु का ये मानना है, अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत की ये आलोचना की है कि स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस आधार पर जो है अरस्तु ने उसकी आलोचना की है। छठी आलोचना है न्याय सिद्धांत के विपरीत। अरस्तु के अनुसार स्त्रियां अपनी प्रकृति से ही परिवार के लिए बनी हैं और यदि न्याय अपने स्वाभाविक कार्य का कुशलतापूर्वक संचालन करना है तो स्त्रियों को गृह संचालन व बच्चों के लालन पालन का कार्य ही करना चाहिए। यदि स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं तो वह अन्य के कार्य में हस्तक्षेप करना होगा, जो न्याय सिद्धांत के विपरीत है। प्लेटो का एक सिद्धांत है न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत में उसने यही कहा है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग यदि अपने स्थान पर अपना कार्य करे तो वही न्याय है। तो अरस्तु ने बताया है कि अगर हर व्यक्ति का अपने स्थान पर अपना कार्य करना ही न्याय है, तो यदि स्त्रियां सैनिकों और शासकों का कार्य करेगी तो यह सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप करना होगा, और ये हस्तक्षेप करना जो है न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अरस्तु का ये मानना है कि स्त्रियां सिर्फ गृह संचालन के लिए बनी हैं और उन्हें गृह संचालन का कार्य ही करना चाहिए। अरस्तु और प्लेटो दोनों ही 400 और 300 ईसा पूर्व के व्यक्ति हैं और उनकी सोच जो है उसी हिसाब की है, और इसीलिए वो कहते हैं कि स्त्रियों का जो है अपने स्थान पर कार्य करना ही उचित है। ये अरस्तु का तर्क है। इस प्लेटो ने जो भी इस सिद्धांत में कहा है ये सिर्फ उसकी कल्पना है, जिसे उसने एक किताब में उतार दिया है, अपने शब्द प्रदान कर दिए हैं। ऐसी व्यवस्था कभी भी कहीं भी नहीं थी और ना ही हो सकती है। और ये प्लेटो का जो है सिद्धांत, परिवार संबंधी जो सिद्धांत है, वो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, सिद्धांत समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।